ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात तो आप भी आगाह ही हैं। इस वक्त तक आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो तरमीम भी नहीं कर पाई, काबीना की तश्कील भी मुकम्मल नहीं हो सकी इस वक्त। यानी हुकूमत साजी का जो मरहला है वो अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। चूँकि दूसरी तरफ अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में देखा जाए तो आज PDM की जो तरफ से जो एहतजाजी रैली है वो भी इस वक्त D चौक में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हम आज चूँकि बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के ऊपर ही। आज़ाद कश्मीर के ये मुख्तलिफ जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस पर बात होगी। सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मेरे साथ, मुर्तज़ा दुरानी साहब, बशारत अब्बासी साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले कल मेरी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैंने उन्हें बड़ा मुत्तमिन पाया और वो सब कुछ चीज़ें उन्होंने ख़त्म की हैं। जैसे जो सीक्रेट फ़ंड था हाल ही में, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे तनवीर इलियास, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 62 करोड़ से ज़ायद के जो सीक्रेट फ़ंड्स थे वो पता नहीं कहाँ लगा दिए, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सीक्रेट फ़ंड्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। आइंदा सीक्रेट फ़ंड का जो तस्वर है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत में नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने अखराजात कम किए हैं। जो सफरी अखराजात वो DHA में रहते थे, वहाँ से आते थे, वो रेगुलर कश्मीर हाउस में शिफ्ट हो गए। उन्होंने इस बारे में मुझे बताया कि 10 लाख के करीब माहाना जस्ट पेट्रोल के जो अखराजात हैं वो बचेंगे। इसके अलावा बेशुमार इक़दाम उठाए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। अब जो गाड़ियाँ ज़ब्त की गई थी जो खिलाफ ज़ाब्ता, यानी जिनको अलाउ ही नहीं थी गाड़ियाँ, जो सरकारी गाड़ियाँ, उनमें से जो नई गाड़ियाँ हैं वो भी नीलाम कर दी जाएंगी। इस तरह के कई स्टेप्स हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत अगर उठाएगी मुस्तकबिल में, उसके जो असरात हैं वो आवाम तक पहुँचेंगे। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का कि जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेप्स हैं आप क्या देख रहे हैं? पहला मरला था काबीना का, इसमें अभी तक गवर्नमेंट जो है कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। असल में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जब हुकूमत साजी का अमल स्टार्ट किया, जो शुरू किया, तो फिर उनके साथ जो PTI के एक बड़ा ग्रुप जो है वो टूट कर उनके साथ शामिल हुआ, जो जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है, या एक PTI के नज़रियाती लोग थे, वो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ शामिल हुए। तो वज़ीर-ए-आज़म की अब ये सियासी कमिटमेंट है उनके साथ कि उनको उन्होंने उन्हीं हालत में, उसी हालत में लेना है जैसे वो वजारतों में पहले थे और जिस तरह वो वजारतें उनके पास थी, चाहे पोर्टफोलियो कोई हो या ना हो, पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, लेकिन उनको बहरहाल वज़ीर उन्होंने बनाने की जो कमिटमेंट की थी वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, ये चौधरी अनवारुल हक साहब की एक ख़ास बात है कि जो कमिटमेंट वो करते हैं वो पूरी करते हैं। और पहले भी हमने देखा कि वो बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ जो है उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक साख है कि वो पॉलिटिशियंस की तरह सियासी वादे नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने वादे से मुनरफ़ नहीं होना चाह रहे। अलबत्ता PDM के जो अरकान हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं, उनका बड़ा प्रेशर है वज़ीर-ए-आज़म पर कि वो 16 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील दें, जो आइन में उनको 16 रुकनी काबीना की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपने उस वादे पे अभी तक कायम दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने PTI के मुनर्रफ और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों से किया। लेकिन दुरानी साहब, अभी तक चूँकि मुस्लिम लीग नून का फाइनल फैसला नहीं आ सका ना, अभी मुस्लिम लीग नून भी तकरीबन, अगर हम ये कहें कि 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है उसका जो ये कह रहा है कि हम जो तरमीम है उसका हिस्सा भी ना बने, हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएं। एक वो हिस्सा है वो ये चाह रहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत से बाहर आ जाए। तो इस पर अब तक क्या समझते हैं कि इस वक्त तक नून लीग क्यों कोई हतमी जो डिसीजन नहीं कर पा रही है? इसकी क्या वजह है? नहीं, देखें, नून लीग की जो मरकज़ी लीडरशिप है और मियाँ नवाज शरीफ जो उनके कायद हैं, उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया कि ये तरमीम जो 13वीं तरमीम है ये हम मुस्लिम लीग नवाज़ का क्रेडिट है, मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ने की थी, इसलिए इसमें हम तरमीम नहीं करेंगे किसी सूरत। वो हुकूमत से शायद बाहर भी आ जाएँ, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि ये PDM की हुकूमत है। PDM और PTI के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उन पर मुश्तमिल हुकूमत है। अगर नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बाहर निकलते हैं, या PMLN के लोग वज़ीर नहीं बनते, या वो वापस आ जाते हैं, तो फिर
पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए, कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फ़ैसले को जो है वो इंडोर्स ना करें या उनका साथ ना दें, वो भी शायद वापस आ जाएंगे। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है सियासी तौर पर। और मुझे नहीं लगता कि ये जो तरमीम वाला जो आइनी तरमीम वाला जो इशू है, ये मियाँ नवाज शरीफ को राम करने के बगैर जो है ये हल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बशारत अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा, नवाज़ लीग का भी मामला दुरानी साहब ने डिस्कस कर लिया। प्राइम मिनिस्टर जो कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ वो कर चुके हैं, जो चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आ रही, जैसे ये गाड़ियों का मामला था, मैंने जब उन्हें ये पूछा कि ये गाड़ियाँ तो ज़ब्त कर ली हुकूमत ने, अब इनका क्या होगा, ये तो पूल में खड़ी खड़ी ख़राब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियाँ नीलाम कर दी जाएंगी। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वाज़े पैगाम है प्राइम मिनिस्टर का कि मैं ना खाऊँगा ना खाने दूँगा। अगर किसी की ये कोई मुझसे उम्मीद है तो वो उम्मीदें मुझसे ना वाबस्ता करें। आज भी प्राइम मिनिस्टर उसी तरह साधा है, तो उनके आपने देखें, जो कि आप भी मिलते भी हैं, चीज़ों से अपडेट भी हैं, क्या देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अब जब तक काबीना मुकम्मल नहीं हो पाएगी, हुकूमत साजी के तमाम मरहले मुकम्मल नहीं होंगे, उससे पहले कुछ स्टेप्स तो ले लिए उन्होंने जो उनका अख्तियार था। अब आगे क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ एक तो बात मैं आपको बिलाल ये बात बता दूँ कि जो दुरानी साहब ने बात की है कि अगर नून लीग 15वीं तरमीम में उनको वोट नहीं करती, बाहर आ जाती है हुकूमत से, और उसके साथ मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी बाहर आएगी। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। लतीफ़ अकबर साहब ने वाज़े भी कर दिया था। और दूसरी ये बात कि कत्तन आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से बाहर आएगी। दूसरा बस्ती बाग के आगे ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास की नाअहली के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कल उसकी आखिरी डेट थी, कागज़ात नामज़दगी वसूली की आखिरी डेट थी, उसमें मेरे ख्याल में 24 उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ही टॉप के कैंडिडेट हैं। दोनों ज़ियाउल कमर और मुश्ताक मिनाज, ठीक है, ज़ियाउल कमर और मुश्ताक मिनाज के दरमियान ही है। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी नून लीग अगर हुकूमत से बाहर आती है तो वो पीपल्स पार्टी भी बाहर आ जाएगी। अलबत्ता ये कि जो प्राइम मिनिस्टर के इक़दाम हैं, वो इब्तदाई इक़दाम हैं, वो बहुत ही हौसला अफ़ज़ा हैं। पूरी रियासत के अंदर लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। गाड़ियों की वापसी, फिर मुलाजमीन जो लोगों के घरों में, अफसरान के घरों में 5-5, 6-6 मुलाजमीन जो बग़ैर इंटाइटलमेंट के वहाँ वापस आ गए, वो अपनी जाए तैनाती पर हाज़िर हुए हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर का जो सीक्रेट फंड ख़त्म करना, मैं ये समझता हूँ बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है, बहुत ही हौसला अफ़ज़ा बात है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म माजी में तो कमोडेट किया करते थे ना अपने मनपसंद लोगों को, इस आड़ में ये फंड तो सीक्रेट का लफ्ज़ है। जी। तो अब इससे मैं इस वक्त तक के जो इक़दाम हैं वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवार उल हक के, मैं समझता हूँ बहुत लोगों के लिए हौसला अफ़ज़ा है। और दूसरा एक बार ये याद रखनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, जो आज़ाद कश्मीर की आबादी है, वो ज़िला रावलपिंडी से कम है। ज़िला रावलपिंडी को एक डिप्टी कमिश्नर और एक SSP रन करता है। आपके यहाँ पूरे का पूरा एक रियासत का स्ट्रक्चर मौजूद है और आबादी ज़िला रावलपिंडी से कम है आज़ाद कश्मीर की आबादी, ये याद रहे। जहाँ तक 16 रुकनी काबीना का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि ये 2 वज़ीर-ए-आज़म इन 2 सालों में चेंज हो चुके हैं। कोई मेगा प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर की इस PTI की जो हुकूमत, आउटगोइंग हुकूमत थी, उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई मेगा प्रोजेक्ट 2 सालों में नहीं दिया। और 2 वज़ीर-ए-आज़म के नियाज़ी साहब पहले चेंज हुए, फिर बाद में तनवीर इलियास साहब फ़ारग हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों डिस्टेबल हुए। उसकी वाहिद वजह ये थी कि 32 लोगों के साथ 32 लोगों की पार्लिमानी पार्टी हो, तो उसमें से सिर्फ 16 वज़रा हों। जी हाँ, मैं इस वजह से मैं समझता हूं पार्लिमानी जो अरकान थे। अच्छा, तनवीर इलियास साहब का जिक्र आपने किया, तो वो आजकल अदलिया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, गुज़श्ता रोज़ की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ थी, शायद वो उसको अब कवर करना चाह रहे हैं किसी तरीके से, जो बातें पहले हो गई हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? इन्होंने ऑलरेडी पहले इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपनी गुफ्तगू की वजह से, ऐसे जो गैर मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो, तो ये क्या वजह, क्या हुआ, क्या इसके पीछे क्या आप समझ? ये उनकी अपनी शायद प्रॉब्लम हो कोई, जिस वजह से वो नायल हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक की आज़ाद अदलिया, वो इस वक्त तक के मौजूदा जो आज़ाद अदलिया है, उसके इक़दाम इंतहाई हौसला अफ़ज़ा हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ 2 और जजेस के, फिर मैं नहीं समझता कि कहीं उन्होंने उनके ज़िम्मा कोई इस तरह का मैं समझता हूँ कि मौजूदा अदलिया जो है वो माजी के एक चीफ जस्टिस का गंद हो रही है। ठीक,
अभी जो इल्ज़ामात जो चीज़ें माजी के एक चीफ़ जस्टिस पे लगती रही हैं, मैं चूँकि उन चीज़ों से मैं इन पिक्चर भी हूँ, आप सर दोनों लोग भी फिर हैं, वो इल्ज़ामात इस वक्त तक नहीं हैं। दूसरा, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट हैं राय सदाकत साहब, मैं उनको 20 साल से जानता हूँ, जब वो लॉयर थे। उनके इक़दामात ही मैं नहीं समझता कि वो कहीं ऐसा उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आए कि जो फेक हो और उसमें वो उसके हक़ में फ़ैसला दे दें, ऐसा कतई नहीं कर सकते। चीफ़ जस्टिस जो हाई कोर्ट हैं, मैं नहीं समझता कि वो कोई इस तरह का फ़ैसला कर सकते हैं जिस तरह के यहाँ पे इल्ज़ामात लगाए रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म। ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी ही एक्टिविटी की वजह से वो गए। ठीक है, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, इस गुफ्तगू को कैसे देख रहे हैं, कहाँ जाएगा ये मामला अब जिस तरह के वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आज़ाद अल्दिया इस पर नोटिस ले सकती है। अभी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ठीक है, और जिसकी 17 मई उसकी डेट है जी, जो नायली का जो केस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का फिलहाल बस्ती बाग की सियासत से तो वो आउट हो गए जी। क्या समझते हैं? बस्ती बाग की सियासत से वो आउट हो गए और उनको दूसरा उन्होंने इमरान खान ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उन पे भी जो है ना बहुत होशरबा उनके बारे में इंशफात और इल्ज़ामात लगाए हैं। ठीक है, मैं हकीकत का नहीं पता, लेकिन एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपनी पार्टी की हेड के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिन्हीं की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बने थे। तो उसमें हालांकि ये इल्ज़ामात लगाने से उनको नुकसान होगा, आइंदा कोई भी पार्टी ये सोचेगी कि ये शख्स कल जाके हमें बाहर कुछ भी करे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को नुकसान हो चुका है। तमीम इलियास साहब को उनकी पार्टी रुकनीत मतल कर दी गई, मतल कर दी गई उनकी पार्टी रुकनीत, और शायद क़य्यूम नियाज़ी साहब ने जो पार्टी प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने उनको नोटिस भी भेजा है कि इसकी वजाहत करने के आपने पार्टी चेयरमैन। क्विकली आखिरी ये बताइएगा कि आप कब तक देख रहे हैं ये जो सूरत हाल है, क्योंकि आज वफाक की सूरत हाल आपके सामने, जब तक यहाँ पे मतला बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तब तक आज़ाद कश्मीर पे डायरेक्टली इन चीज़ों के असरात पहले भी होते थे, आज भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं वो आपको सुलझते हुए क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट खड़ी हो गई है, गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, वजारतों ने काम शुरू कर दिए, लोगों तक जो असरात हैं उन चीज़ों के पहुंचना शुरू होंगे? मैं समझता हूँ पहले गुड गवर्नेंस का जहाज़ तो पहले इस मंथ में ही टेक ऑफ कर चुका है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जो इक़दामात हैं वो हौसला अफजा इक़दामात हैं। अब अकेले शख्स ने सारे निज़ाम को दफ्तरों में हाज़िरियाँ कर ले। उसके साथ मैं मेंशन करूँगा कि उस 2 रुकनी काबीना है जिनमें सीनियर मिनिस्टर कर्नल वकार नूर और वज़ीर हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर, उन काबीना का भरपूर तावन हासिल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इब्तदाई काबीना के 2-3 फैसले हैं बहुत रियासती अवाम के लिए बहुत हौसला अफजा तरीन फैसले हैं। अब ये अमेंडमेंट हो जाएगी, 15वीं अमेंडमेंट हो जाएगी। अगर नॉन लीग निकल भी जाती है फिर अवेलेबल हैं जितने 6 लोग अगर नॉन लीग के निकलते हैं, और मैं नहीं समझता कि 6 निकलेंगे, अगर 6 के 6 भी निकल जाते हैं फिर भी अमेंडमेंट हो जाएगी, 15वीं तरमीम हो जाएगी, और उसका रियासती अवाम को फ़ायदा है। हुकूमत जब 25 मुझे एक बात बताएं, जिस रियासत में जिसके एक डिप्टी कमिश्नर से कम आबादी की अमल रियासत है वहाँ 25 आपके सेक्रेटरी हैं, ऐसे ही। तो क्या 4 वज़रा है जो अवामी लोग हैं, बराह रास्त उनको अवाम उनसे मुस्तफ़ीद होती है, अवाम उनको वोट करती है, तो 25 वज़रा में बनाने में हर्ज क्या है? और उसमें 25 वज़रा बनाने में मैं समझता हूँ कि हुकूमत स्टेबल हो जाती है और भरपूर इक़दामात उठा सकती है। ठीक है, भरपूर इक़दामात उठा सकती है। बिशारत अब्बास साहब ने गुफ्तगू की, अब दोबारा मुर्तज़ा दुरानी साहब की तरफ आता हूँ। दुरानी साहब क्या देख रहे हैं? वही सवाल जो बिशारत अब्बास साहब से किया। अब तक चीज़ें प्राइम मिनिस्टर खुद ही एक 1 मैन बंदा, कैबिनेट के चले वज़रा हैं साथ, लेकिन वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। मॉर्निंग टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कब तक ये, जब तक फेडरल की सिचुएशन क्लियर नहीं होती तब तक आप देख रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें या उससे पहले होती हुई नज़र आ रही? देखें, फेडरल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल ने ये पॉलिटिकल डिसीजन है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट करनी थी वज़ीर-ए-आज़म को वो कर दी इन शेप ऑफ डेवलपमेंट फंड। आप देखें पूरे साल में जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 11 अरब का जो है वो डेवलपमेंट फ़ंड मिला, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से, चौधरी अनवारुल हक साहब की और PDM की सारी जमातों की कोशिशों से इनको 10 अरब 1 महीने के अंदर मिला। जी हाँ, आप देखेंगे कितना फ़र्क आ गया कि 1 महीने में वो 10 अरब रुपया इन्होंने खर्च करना है। और 15 जून के बाद आपको पता है कि जो है वो लॉकअप हो जाता है बजट, उसके बाद नया बजट पेश करना है। तो अभी 1 महीना आज़ाद कश्मीर हुकूमत पास मौजूद है कि वो जो 10 अरब है उसको खर्च करना है, शफाफ तरीके से कैसे खर्च करना है। ठीक है, कल मैंने वज़ीर-ए-आज़म से ये बात की कि आपने भी जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो बरक़ियात वालों को दे दिया, पोल और खंबे और ये जो ट्रांसफार्मर
और फिर 3 अरब रुपया जो है वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। तो मैंने कहा आप भी उसी रवश पे चल पड़े जो सियासी हुकूमतें करती हैं, क्योंकि ये सियासी रिश्वत के तौर पे आप अपने MLAs को देते हैं, वो अपने हलकों में जो है वो स्कीमें बांटते हैं। लेकिन उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये मेरे साथ इत्तेफाक ज़रूर था इस बात पर, लेकिन वो ये साथ कह रहे थे जो हौसला अफजा बात है कि इस बार जो है फंड्स ज़मीन पर नज़र आएंगे, लगे हुए नज़र आएंगे, कोई जाली या फेक स्कीम फाइलों में नहीं नजर आएंगे, फाइलों में नहीं होंगे। अच्छा, फंड्स की बात हो गई। दुरानी साहब, बजट, अब चूंकि बजट भी पेश करना है इसी गवर्नमेंट ने, क्या वज़ीर-ए-आज़म अपनी इसी 2 रुकनी काबीना के साथ बजट पेश करेंगे या तब तक आप समझते हैं कि वजारतें फाइनल हो जाएंगी? बजट पेश करना भी बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट के लिए एक इशू होता है, इससे गवर्नमेंट ने इससे निकलना होता है किसी अच्छे अंदाज में। देखें, वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ी सियासी मुश्किलात सामने आ रही हैं। अगर बजट 2 रुकनी काबीना पेश करे, पास करे, कर सकती है आईनी, कोई बाम नहीं है। लेकिन जो उनकी पार्लिमानी पार्टी है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो लोग हैं, या पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जो बाहर बैठे हैं हुकूमत से, जिनको वज़ीर बनना है, तो क्या वो वोट करेंगे बजट को? क्या उनको आप राज़ी कर सकते हैं इसमें? क्योंकि आईनी तरमीम के बगैर तो आप वजारतें बढ़ा नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे बज़िद हैं कि हमने 14 वज़ीर मज़ीद और नहीं लेने। उनका ख्याल है कि मैंने अपने जो 19 अरकान हैं PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के, उनको मैंने लेना ही लेना हर सूरत में वज़ीर, चाहे उनको वज़ीर लूँ, चाहे उनको 2-4 को एडवाइज़र बना लूँ, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पावर उन्होंने करना ही करना है। इसी लड़ाई में ये जो आपको पता है कि PDM की नहीं है, ये समझ लें कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट चलाना एक आर्ट है, ये कोई मुश्किल, ये आसान टास्क नहीं कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी बांध बोलियों के बोलने वाले जो लोग हैं उनसे बात करनी होती है। कभी जरदारी हाउस का प्रेशर होगा, कभी जो है ना वो नून लीग की जो लीडरशिप है लंदन से प्रेशर होगा, कोई इनके अंदर से जो PTI के लोग हैं इनका प्रेशर होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किल फैसले। अच्छा, कोई क्लिप बताइएगा, नवाज लीग अभी तक तो चूँकि लटकी हुई है ना, पता नहीं इस तरफ वज़न आएगा, उस तरफ आएगा कुछ, ये क्या कब तक ये फाइनल कर पाएंगे? इनकी पार्टी के अंदर, आज़ाद कश्मीर में नवाज लीग के अंदर भी मामलात कोई बेहतर नहीं है, आप क्या समझते हैं? देखें, ये जो पाकिस्तान की पार्टियां हैं ना, ये कोई इसके मुझे नहीं लगता कि 2-4 लोग अगर टूट भी जाते हैं तो वो आईनी तरमीम के लिए या वजारतों के लिए जो है नवाज शरीफ को छोड़ देंगे। क्योंकि अगर PTI के लोग छोड़ सकते हैं, आप देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी लेवल, आप PTI में जो है वो कोई बंदा PTI का इमरान खान के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये नेक्स्ट इलेक्शन मैंने PTI के टिकट पे लड़ना है तो जीतना है। लेकिन उसके बावजूद 19 लोग वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर उल हक के साथ बैठे हुए हैं, इमरान खान की मुखालफत में बैठे हुए हैं, इमरान खान को चैलेंज करके बैठे हैं। अगर इमरान खान को चैलेंज किया जा सकता है तो बाकी पार्टियों का भी आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून, आज़ाद कश्मीर ये फैसला कर जाती है कि ठीक है, तरमीम में तो वो साथ नहीं रहे अब तक और हम हुकूमत में भी नहीं रहते, इसका फ़र्क बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को या सरदार चौधरी अनवर उल हक साहब को नहीं पड़ेगा, बंदे पूरे हो जाएंगे, तो क्या सीनियर वज़ीर हैं जो वो इधर ही रह जाएंगे या वो, आप क्या समझते हैं? आपका क्या तज्ज़िया इस हवाले से? वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, अपनी पार्टी के साथ वो भी चले जाएंगे? अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि वो तो सीनियर वज़ीर हैं, तो लोग उन पर शक का इजहार करें कि शायद वो अपनी पार्टी को छोड़ के हुकूमत को प्रेफर करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि कर्नल जो वकार नूर साहब हैं वो हुकूमत मतलब पार्टी को छोड़ देंगे हुकूमत की खातिर। मेरा नहीं ख्याल है कि वो पार्टी को छोड़ देंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। ठीक है। दुरानी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बशारत भाई साहब की तरफ आता हूँ। बशारत भाई साहब, अब इख्तिताम है गुफ्तगू का, आप चूँकि दुरानी साहब ने कह दिया कि कर्नल वकार नूर साहब, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी के साथ जाएंगे, चूँकि है भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो बड़े संजीदा शख्सियत के अमल वो हैं। अब आप क्या समझते हैं कि मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कब तक ये मामलात आपको स्मूथ होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हर हफ्ते बात होती है कि इस हफ्ते काबीना तश्कील दे दी जाएगी, इसी हफ्ते तरमीम हो जाएगी, स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा, लेकिन हुकूमत इससे आगे नहीं जा पा रही है। मेरे ख्याल 25 मई से पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, 25 मई से पहले चीज़ें सॉर्ट आउट, महकमों की तकसीम, महकमों की जो नहीं, पहले मरहले पे अमेंडमेंट होगी, असेंबली इजलास बुलाया जाएगा, अमेंडमेंट होगी स्पीकर, और अमेंडमेंट के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के इंतखाब के बाद जो वो वज़रा का हल्फ होगा और उसके बाद वो पोर्टफोलियो तकसीम होंगे। ठीक है, तकसीम होंगे जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में सदारत ने आना था, मुआवजा वक्ती तौर पर टल गया सदर रियासत का, तो आप क्या समझते हैं कि इसका
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ पे नहीं माइंड नहीं करेगी इस चीज़ को कि कुछ चीज़ें तय हुई थी जब ये हुकूमत ने बनना था, तो अब बाद में जाके एक चीज़ थी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो अब ड्रॉप हो गई है। मैंने समझा ड्रॉप हुई है। मैंने इसमें एक बात याद रखो, चौधरी अनवार उल हक साहब ही वॉन द मैच, ठीक, वो मैच जीत चुके हैं जहाँ वो जो लड़ाई थी उनके। अब ये है कि सदारत जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में है जी। अब जिस बंदे ने, जिस शख्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस शख्सियत को आज़ाद कश्मीर के लिए सदर के लिए नामज़द करेगी वो एक्टिविटी करेगा। अनवार उल हक साहब तो वज़ीर आज़म है, वो सदर को हटाने के लिए अब क्या एक्टिव, हाँ जो उनके साथ लोग हैं वो डेफिनेटली उस पीपल्स पार्टी के जिस नहीं, आप नहीं समझते उस वक्त तो ये सारे लोग यूनाइट थे ना कि चौधरी अनवार उल हक प्राइम मिनिस्टर, अब इनको बनाना है हमने जी। अब हम 3 लोग हैं जी, हम कोई चीज़ तय करते हैं जी, ठीक है जी, चलें गुफ्तगू तो हमारा तीनों का अपनी अपनी राय है, अगर हम गुफ्तगू भी करते हैं आप अपनी राय रखते हैं, साहिब राय हैं, दुरानी साहब अपनी राय रखते हैं, मेरी अपनी राय जी, ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज़ तय कर लेते हैं तीनों लोग कि हमने ये 1 पॉइंट एजेंडा है जी, पहला काम आपका है जी, हो गया, दूसरा दुरानी साहब का हो गया, अब जब मेरी बारी आई तो आप लोग ये कहें कि ठीक है नहीं ये तो यार तुम्हारा काम था, इसके लिए तुम सिंगल एफर्ट करो। बात साथ है ना, आपको आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, जिस पार्टी के पैनल से आप प्रेसिडेंट के लिए नामजद होगे वो पार्टी आप किसी उम्मीदवार को नामजद करे ना, ठीक है, उसको नामजद करे। तो जिस तरह आपने हमारी मिसाल दी इसी तरह मैं मिसाल दूंगा, जो 19 रुकनी फारूक ब्लाक है जिसने चौधरी अनवार उल हक साहब को वोट किया है वो सारे के सारे वोट देंगे, ठीक है, वो वोट देंगे, वो फारूक ब्लॉक भी नहीं टूटा, बीच में कोई इनके दरमियान उस कमेंटमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ ये लेट इसलिए है कि जब पार्टी पर जो पीपल्स पार्टी के हिस्से में प्रेसिडेंट अगर आया है तो पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट के लिए किसी शख्सियत को नामजद करेगी ना, ठीक है, कि ये हमारा प्रेसिडेंट, वहाँ से पहले मूव होगी तो अगली बात होगी। ज़ाहिर है वो मूव अभी ये है कि एक पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं किया कि किस को सदारती उम्मीदवार नामजद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बशारत तो साहब जी। गुफ्तगू आपने सुनी, 2 सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बहुत कुछ करना चाहते हैं, कल मैंने उन्हें एक निशानदेही की, मैं एक अरसे से सोच रहा था कि आज़ाद कश्मीर में जो स्पेशल पर्सन हैं, जो लोग हैं वो व्हील चेयर्स उनकी हैं, जो वो आज़ाद कश्मीर में किसी सरकारी दफ्तर में उनके लिए रैंप नहीं बने हुए, वो एक्सेस नहीं हो सकती थी, आज खुद कोई भी स्पेशल पर्सन अपनी व्हील चेयर को एक्सेस नहीं कर सकता था। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये निशानदेही की तो उन्होंने मौके पे ही अपने स्टाफ को कहा कि विद इन 1 डे चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर को तहरीरी हुक्मनामा भेजा जाए कि वो फौरी तौर पर पूरे आज़ाद कश्मीर में जो सरकारी इमारतें हैं उनको एक्सेस दें ये स्पेशल पर्सन के हवाले से, कि वो ऐसे रैंप्स बनाए जाएँ कि वो आज खुद जो स्पेशल पर्सन हैं वो अपनी व्हील चेयर्स वहाँ तक मूव कर सकें। तो वज़ीर आज़म बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी भी यही ख्वाहिश होगी कि वो कामयाब हों, चूँकि रियासत को डिलीवर करना चाहते हैं। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें मज़ीद खुलेंगी और पता चलेगा कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और उसके इत्यादि क्या चाहते हैं, लेकिन बेहतर होना चाहिए। गवर्नेंस का जो सिलसिला है जहाँ पर रुका था वहीं से चलना चाहिए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाता के लिए दीजिए इजाज़त। बिलाल मैं थोड़ा सा आपकी बात करूँ, मैं जनाब वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो जब मीरपुर का ऑफिशियल टूर करें तो एक नाबीना बच्चों का एक अदारा है काइस, अकाब उसका ज़रूर वो विज़िट करें। नाबीना बच्चों का अदारा मीरपुर के अंदर कायम है, अकाब, उसका ज़रूर विज़िट करें। अकाब के अलावा आपने जैसे काइस का नाम लिया, काइस भी जो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम बच्चों का अदारा, ये दोनों अदारे बहुत डिलीवर करें, लेकिन अकाब जो है वो जो आपको पता है प्रोफेसर अलियास अयूब साहब खुद भी चूँकि ब्लाइंड है, वो पूरे अदारे को चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब आप भी कुछ कहेंगे इस पर? इस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक दे दूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने रात को जो आज हमारी सुबह तक उनके साथ मुलाकात थी, उन्होंने एक और फैसला भी किया है कि जो लावारस ख़वातीन होती हैं जिनको घरों से निकाल दिया जाता है और जिनके लिए दारुल अमान की ज़रूरत है, आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म का, एक शायद कोटली में दारुल अमान है, उन्होंने कोर्ट के जो चेयरमैन हैं चौधरी अख्तर उनको स्पेशल दावत दी हुई है और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी एक बड़ा फ़ैसला किया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और कोर्ट जो है मिलकर जो है वो दारुल अमान पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िलों में कायम करेगा।
और उसके लिए 50% गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर जो है वो फंडिंग करेगी और 50% चौधरी अख्तर साहब जो कोर्ट के सरबराह हैं वो करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि जो ख़वातीन घरों से जो है वो निकाल दी जाती हैं या कोई उनका नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता, और वो उनको सर छुपाने की कोई जगह नहीं मैसर होती, तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये सबसे बड़ा जो फैसला किया, तो ये मेरा ख्याल था कि आपके नोटिस में ले। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।